डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। याद होगा आपको टैको, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जाएगा वो अमेरिका को 20% देगा, यानी कि $100 का अगर माल जा रहा है तो $20 अमेरिका बहादुर की जेब में जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप हमें पैसा दोगे तब आप, वरना मिसाइल मार देंगे। ईरान तो यही बात कर रहा है। जब ईरान ये बात कर रहा था तो अमेरिकन कह रहे थे यार ये तो बकवास है, दिस इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार, दोस्तों मैं सही बात बता रहा हूं, द मैन इज बीइंग डिसग्रेस्ड अगेन एंड अगेन बाय हिमसेल्फ। और कोई इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, खुद करवा रहे हैं। किसने बात करी, कौन सी मीटिंग हुई, अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया। ये एक पैरेलल रियलिटी में रहता है आदमी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। याद होगा आपको टैको, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वेल, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अगेन चिकन्ड आउट। कल जो लंबी लंबी इन्होंने फेंकी थी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज कह रहे हैं कि यार वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने फिर एक बार यू टर्न कैसे ली और किस तरीके से ये जो पूरा युद्ध है एक बहुत भयानक मोड़ की ओर जा रहा है। दोस्तों ये लिया हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स से, और न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कहना है कि भाई ट्रंप ने आखिर अपना टोल चार्ज करने का प्लान चेंज क्यों किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जाएगा वो अमेरिका को 20% देगा, यानी कि $100 का अगर माल जा रहा है तो $20 अमेरिका बहादुर की जेब में जाएंगे। अब लोग थोड़ा सा सख्ते में आ गए, मुझे कल ही पता था और मैंने बोला भाई फेंक रहा है, ये भाई फेंक रहा है, इसकी आदत है, ये ऐसी हवाई फायर कर देता है, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, ये फिर चेंज करेगा अपने आप को। हो गया। मिस्टर ट्रंप्स रिवर्सल केम जस्ट वन डे आफ्टर ही अनाउंस्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड चार्ज फीस ऑफ 20% ऑफ अ शिप्स कार्गो। अब यहां पे ये कहते हैं कि साहब, despite months of public insistence from his own administration that any such fees would violate international law, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं ईरान को, ईरान कह रहा है ना हम फीस चार्ज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ईरान तो कह ही रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप हमें पैसा दोगे तब आप, वरना मिसाइल मार देंगे। ईरान तो यही बात कर रहा है। जब ईरान ये बात कर रहा था तो अमेरिकन कह रहे थे यार ये तो बकवास है, दिस इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी, आप कैसे कह सकते हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून ऐसा नहीं इजाजत देता आपको, आप नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि ये लोग चुप हो गए, क्योंकि उनके खुद के राष्ट्रपति ने बोला यार मुझे मेरा 20% दे दो। अब ये लोग क्या बोलते, ये लोग चुप हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। दोस्तों यहां पे जो सैयद अब्बास आरिकची है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला कि पोर्टस इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए ना, ये भी बात है, ईरान जब कह रहा था कि हमें पैसे चाहिए तो लोगों ने बोला कि नहीं ये गैर कानूनी है। फिर सडनली वही पैसे जो ईरान मांग रहा था अमेरिका अब हम कहते हैं अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट्स अमेरिका। तो यही चीज यहां पे सैयद अब्बास आरिकची हैं, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ईरान के। वो कहते हैं कि साहब पोर्टस इज एब्सोल्युटली राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जो भी सिक्योर एंड सेफ पैसेज कमर्शियल वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू प्रोवाइड करेगा, he should be compensated. Iran has always been the guardian of the strait and will remain so forever. और यहां पे टिपिकल टंग इन चीक ह्यूमर, ये कहते हैं 20% is of course too much, we will be fair. 20% बहुत ज्यादा, हम 20% नहीं चार्ज करेंगे, वो उन्होंने ऐसी छोड़ दिया वहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार, दोस्तों मैं सही बात बता रहा हूं, द मैन इज बीइंग डिसग्रेस्ड अगेन एंड अगेन बाय हिमसेल्फ। और कोई इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, खुद करवा रहे हैं अपनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पे लिखते हैं ऑयल इज फ्लोइंग लाइक नेवर बिफोर थैंक्स टू द ऑसम पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। ये सब झूठे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑयल देखें कि किस पे ट्रेड कर रहा है, आपको यह बात पता लग जाएगी। अगर ऑयल बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा होता तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो एक अलग बात होती कि डिमांड नॉर्मल रहती और सप्लाई ज्यादा होता, ऑयल मार्केट्स वुड हैव क्रैश्ड। आर दे क्रैशिंग? नो, प्राइस बढ़ रहा है। इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। स्पेशल सैल्यूट टू सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन एंड कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर, ब्ला 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 ब्ला। ये पूरा इन्होंने गाना गाया है यहां पे। और गाना गाने के बाद इन्होंने बोला है कि ये जो मैंने 20% की बात करी थी वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अब मैं काम करूंगा कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील्स दैट द वेरियस गल्फ स्टेट्स विल बी मेकिंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अचानक
24 घंटे के अंदर इन्होंने यह फैसला कर लिया कि जितने भी गल्फ के स्टेट्स हैं वो अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा डालेंगे, भारी मात्रा में वो पैसा डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैसे, क्यों, कहां से, किसने बात करी, कौन सी मीटिंग हुई, अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया इन्होंने। ये एक पैरेलल रियलिटी में रहता है आदमी। डोनाल्ड ट्रंप लिव्स इन अ पैरेलल रियलिटी। ही हैज अनाउंस्ड दैट ऑल द गल्फ स्टेट्स, अरे वो एक्चुअली इन्वेस्ट करते रहते हैं अमेरिका में, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, तो इन्वेस्ट इन अमेरिका, बट अचानक इन्होंने बोल दिया एंड ही विल जस्ट पुल अ नंबर आउट ऑफ थिन एयर कि कतर हैज सेड दैट दे विल इन्वेस्ट 500 बिलियन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये बोल देगा हवा में, ये बोल देगा, कतर नहीं करेगा लेकिन ये बोल देगा, और ये बोलेगा यही सच है जो मैंने बोल दिया है। और दोस्तों ये खबर है अल जजीरा से, और यूएस रीइंपोजेस ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स, लॉन्चेस मोर स्ट्राइक्स। और यहां पे जो पोर्ट्स हैं, खास तौर से आप देखेंगे अटैक्स इन और नियर द सिटीज ऑफ सिरिक एंड बंदर अब्बास, यहां पे यूएस ने भारी मात्रा में बमबारी करी है, हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स। ये चौथा दिन है, स्ट्राइक्स लगातार दर लगातार हो रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जस्ट स्टे विथ मी, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस began launching additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capability used to attack commercial shipping। तो ये सेंट्रल कमांड का ट्वीट है। The US military is something that I take very seriously। मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप समझते हैं ना, कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं आप you are being disrespectful to America। No, I'm not being disrespectful to America। I have the utmost respect for the United States of America and its military, especially the Marines। US Central Command here, यहां पे तो उन्होंने बता दिया कि डिग्रेडिंग इरानियन कैपेबिलिटीज। देखिए साहब, ये जो है ये जुलाई 14 का है और ये जुलाई 15 का है। यूएस सेंट्रल कमांड कंप्लीटेड एन एडिशनल राउंड ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान एट 10 PM। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हैं कि चौथे दिन लगातार दर लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, यूएस अपने वीडियो जारी कर रहा है। आपने एक बात नोट करी है, पिछले 48 घंटे में ईरान जिस इंटेंसिटी से स्ट्राइक बैक करता था वो इंटेंसिटी कम हो गई है। आप देखिएगा, जिस इंटेंसिटी से ईरान लगातार बमबारी करता था यूएस के एयर बेसिस में, और उसने टारगेट करे हैं 3 दिन पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंद हो गया, लेकिन जिस इंटेंसिटी से कि 100-200 ड्रोन भेज रहे हैं और इतने दर्जनों भर आपकी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जा रही हैं, वो कम हो गया है। मैंने उसमें थोड़ा सा आई हैव सीन अ लोअरिंग ऑफ दैट इंटेंसिटी। हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद दोबारा वो पिकअप हो जाए, लेकिन वो जिस जुनून से लगे थे ईरानी, उस जुनून में थोड़ी सी ठंडक आई है पिछले 48 घंटे में। एंड इट कुड बी टेम्पररी, बिकॉज बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने बोला है कि इनके पास हजारों दर हजारों ड्रोन्स हैं, इनके पास हजारों मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक हो, क्रूज हो, अलग अलग किस्म के इनके हथियार ऑलरेडी इनके पास पड़े हुए हैं। तो ये जो पिछले 48 घंटे की ठंडक है, ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, और हो सकता है कि एक पासिंग फेज हो, ईरान दोबारा शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब दोस्तों अगेन ये अल जजीरा से हमने आर्टिकल लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे ईरान के लॉ मेकर्स जो हैं, जो उनके संसद में बैठते हैं, ईरान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने बोला है कि हॉर्मुज मैनेजमेंट बिल, तो हम हॉर्मुज को मैनेज करेंगे। ईरान ने पार्लियामेंट के थ्रू, अपनी पार्लियामेंट के थ्रू बोला है कि हम हॉर्मुज को हम मैनेज करेंगे। Iranian lawmakers have tabled a new plan for the management of the Strait of Hormuz. Ab hardline lawmakers also introduced a motion called the Strategic Action for the Security and Sustainable Progress of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf. We remain steadfast in defending the red lines, particularly regarding the management of the Strait of Hormuz. अब ये देखिए, इब्राहिम अजीजी जो हैं, head of the National Security Commission of the Parliament, ये इनके 2 ट्वीट्स हैं, ठीक है जी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनकी कभी रेड लाइन नहीं थी पहले, ये अचानक रेड लाइन बन गई है 28 फरवरी के बाद। दोस्तों बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने टेलीविजन पे भी यही बात कही थी, बार बार ये कह रहा हूं, ईरान को एक एहसास हो गया है अब, जब तक ईरान के पास यह ताकत है कि जब इनकी खुशी हो तब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दे, ईरान को यह पता लग गया है कि 10 न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर है ये। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, चलिए मानिए कि फ्यूचर में ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ गया, 1 आ गया, 10 आ गए, 50 आ गए, 100 आ गए, वॉट एवर द केस में भी न्यूक्लियर वेपन आ गया ईरान के पास,
राइट? ईरान मिसाइल पे लगा के न्यूक्लियर वेपन फायर करता है और जहां पे वो गिरता है उस पूरे इलाके को बंजर कर देता है, बर्बाद कर देता है, सब लोग मर जाते हैं, सारी बिल्डिंग खत्म। खौफनाक मंजर। माना कि ईरान के पास ये पावर आ गया, लेकिन उसके बाद ईरान को पता है कि ईरान बचेगा नहीं, कोई भी देश नहीं बचेगा। नो, why talk only about Iran? Any country which has nuclear weapons and which decides to use nuclear weapons, फिर वो बचेगी नहीं, फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के बड़े भयानक रिपरकशंस हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक बार अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे उसके बहुत ज्यादा बड़े रिपरकशंस हैं। आप सोच नहीं सकते इतने रिपरकशन है उसके। आपके खिलाफ स्ट्राइक होगी, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। यानी कि आपने अगर न्यूक्लियर मारा है तो आपके ऊपर भी आएगा न्यूक्लियर। वो तो शुरुआत है कहानी की। लोग पूरे मुल्क को डिसमेंटल कर देंगे। अब अगर आप न्यूक्लियर वेपन मारेंगे जिस मुल्क पे, तो उसी मुल्क को इंपैक्ट होगा, वही देश इंपैक्ट होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करते हैं, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट होगा, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट होगा। आज की तारीख में ये तो बंद हो गया है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग। कल अगर ईरान ये कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं, चीख पुकार, स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइसेस टचिंग द स्काईज, हाहाकार, और 10-15 दिन के बाद फिर से ईरान एक बार कहता है कि जी मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, सारे के सारे हेड्स ऑफ स्टेट मसूद पेजेश्कियां को कॉल करके थैंक यू बोलेंगे। कोई रिपरकशन नहीं है, सबक सिखा दिया, सब कुछ हो गया, कोई रिपरकशन नहीं है आपको इसको ब्लॉक करने के लिए। ये इनका नया न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए इस पे इतनी मारामारी चल रही है और इसलिए लगातार दर लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अटैक कर रहा है। तो यहां पे जो इब्राहिम अजीजी हैं, ये कह रहे हैं कि दिस इज द पर्शियन गल्फ एंड ईरान इज द सोल एक्टर दैट डिटरमिन्स अरेंजमेंट्स फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई। ये झूठ है। वहां पे ओमान भी है, वहां पे ईरान भी है। डज ईरान हैव द राइट ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का हक है, लेकिन यह भी कोई शक नहीं है कि ओमान का भी हक है। राइट? इवन ओमान हैज इक्वल राइट्स ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बट इनका यह कहना है, दीज हार्ड लाइन लॉ मेकर्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ईरान का हक है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। यानी कि ये डिसाइड करेंगे कि कतर सांस लेता है कि नहीं लेता, ये डिसाइड करेंगे कि कुवैत की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ये डिसाइड करेंगे कि बहरीन क्या करता है क्या नहीं करता, ये डिसाइड करेंगे कि यूएई क्या करेगा नहीं करेगा, ये डिसाइड करेंगे कि ओमान जो है वो ठीक से चल पाता है कि नहीं चल पाता। ये बाप बनना चाहते हैं पूरे पर्शियन गल्फ का, ये पूरे इलाके का, मिडिल ईस्ट को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई फ्रॉम दिस रेटरिक। ठीक है, एंड ये कहते हैं कि विद द डाउनिंग ऑफ द यूएस ड्रोन्स, द स्ट्रेटेजिक एक्शन ऑफ द सिक्योरिटी सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द पर्शियन गल्फ बिल फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन ईरान्स पार्लियामेंट, वी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिफेंडिंग आवर। अब ये डिफेंडिंग आवर रेड लाइंस वगैरह, दिस इज ऑल रेटरिक, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द वर्ल्ड विल नेवर अलाउ वन कंट्री टू एब्सोल्युटली कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह भी आता है कि अगर आप किसी भी देश को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को आपने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि यार तुमने हमारी बात नहीं मानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद कर दिया, ठीक है, लोग दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। राइट? यमन से पाइपलाइन चली जाएगी, ओमान, साउथ ऑफ ओमान से पाइपलाइन चली जाएगी। क्या करोगे आप? समुद्र के नीचे जाके मारोगे उसको, और फिर अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, वही गुंडागर्दी ईरान भी कर रहा है। Both are at fault. Iran is wrong, the US is wrong in this. Right? बस वही चीज है कि जो ट्रंप है वो गुंडागर्दी ईरान के साथ कर रहा है, ईरान पूरी दुनिया के साथ कर रहा है, और कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों यहां पे पिकैक्स माउंटेन की बड़ी बात हो रही है। ये फिर हमने अल जजीरा से लिया है ये आर्टिकल, और पिकैक्स माउंटेन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि पिकैक्स माउंटेन पे मैं हमला कर दूंगा। पहले हो चुका है पिकैक्स माउंटेन पे हमला। पहले मैं बताऊं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो हमला कर देंगे, तो ये पहली बार नहीं है जो हमला हुआ है वहां पे, पहले भी अटेम्प्ट यूएस कर चुका है। As the attacks between the United States and Iran are escalating and heading towards an unprecedented and unpredictable stage, US President Donald Trump made new threats to attack and destroy Iran's nuclear site known as Pickaxe Mountain. Pickaxe Mountain is located south of Tehran and is a highly fortified site that contains 2 tunnel complexes buried deep underground which make it difficult to totally destroy. अच्छा जी, ये तेहरान है, ठीक है, ये कहता है ना साउथ ऑफ तेहरान, तो भाई ये नतान्स है, नतान्स के आसपास है पिकैक्स माउंटेन, ठीक है जी। ये नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी है। नतान्स को भी पहले इन्होंने बम मारा था, पिछली बार भी बम मारा था 2025 में, ऑपरेशन राइजिंग लायन एंड मिडनाइट हैमर में इसको टारगेट किया था।
और इसके अलावा दोबारा नेतांस पे इस बार बम गिराए थे इन लोगों ने 28 फरवरी के बाद। लेकिन ये जो है, और यहां पे भी गिराए थे बाय द वे, पिकैक्स माउंटेन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है, ये देखिए वेस्ट फैसिलिटी, ईस्ट फैसिलिटी, ये कंस्ट्रक्शन कैंप, साउथ फैसिलिटी। अब यहां पे हुआ ये है, मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है कू है कोलांग गजला अंडरग्राउंड फैसिलिटी पिकैक्स माउंटेन। अब यूएस इंटेलिजेंस कहती है कि द फैसिलिटी हैज बीन excavated deep inside the mountain beneath hundreds of meters of solid granite rock to protect it from powerful bombs designed to penetrate bunkers. According to the US base AI Monitor website, intelligence agencies suspect that Tehran is seeking to build a secret, undeclared uranium enrichment facility that would serve as a strategic hedge for its nuclear program. साफ सीधी बात है, right? पिकैक्स माउंटेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यूएस के पास कोई ऐसा वेपन नहीं है, नॉन न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं मैं। Let's be very specific here. I'm talking about non-nuclear. यूएस के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो पिकैक्स माउंटेन को बर्बाद कर दे। जाहिर सी बात है, ग्रेनाइट है, हार्ड रॉक है, ये पहाड़ है, ठीक है जी, ये कोई मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं है, नेचुरल है। और उस ग्रेनाइट के पहाड़, सॉलिड पत्थर का जो पहाड़ है, उसके कई 100 मीटर नीचे जाके फैसिलिटी है। आप ऊपर मारते रहो बम, उनको पता तक नहीं चलेगा, उनको पता तक नहीं चलेगा क्या हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोली थी ये बात, और मैं चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू का वो जो इंटरव्यू है, आप उनके वर्ड जरा सुन लें। How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. And he's right. He's right. And why he's right, I'll tell you. उनसे पूछा कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ईरान का, इसको कैसे लाएंगे आप? How will you get it? How will you obtain it? नेतन्याहू कहता है, we'll have to go and get it यार। आप समझ रहे हैं, आपको जाके लाना पड़ेगा, ये ड्रोन से, रॉकेट से, हवाई जहाज से वो नहीं आने वाला, फिजिकली जाके आपको लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ही सेड। एंड व्हाई डिड ही से इट? बिकॉज ही नोज ट्रंप इज नॉट अ सोल्जर। नेतन्याहू वाज पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस, वो एसएफ का बंदा है, उसने यही काम करा, उसने ऑपरेशंस करे बिफोर ही बिकेम अ पॉलिटिशियन। ही वाज अ स्पेशल फोर्सेस गाय, ही वाज एन ऑफिसर इन द स्पेशल फोर्सेस। ये शरीयत मतकाल का आदमी है, उसने ही हैज डन इट, सो ही इज सेइंग दैट देयर इज नो अदर वे। आपको देखिए, जब मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात करता हूं, मैं कई बार तो लोग कहते हैं नहीं साहब, बूट्स ऑन द ग्राउंड, अगर आपको वो एम अचीव करना है, दैट कैन ओनली बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग, इट कांट बी डन बाय अ ड्रोन। यार आपके पास लाख टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी कैन टेल यू वेयर द मटेरियल इज, टेक्नोलॉजी कैन इवन टेल यू हाउ टू गो देयर, बट यू हैव टू फिजिकली गो एंड गेट इट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नेतन्याहू सेड। अब दोस्तों, ये 14 जुलाई का ट्वीट है शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स द ब्लेटेंट अटैक कैरिड आउट अगेंस्ट द ब्रदरली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। Such reprehensible actions constitute a violation of the sovereignty and territorial integrity of the Kingdom of Saudi Arabia and have potential to further undermine regional peace and stability. Pakistan reaffirms its unwavering support for the kingdom's security and stands in complete solidarity with the brotherly Kingdom of Saudi. इतना ज्यादा brotherly इसने कर दिया है, इसको बेसिकली क्या है कि पैसे चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कहता है कि अटैक्स कैरिड आउट अगेंस्ट, यहां पे ब्रदरली लिख दिया, यहां पे ब्रदरली लिख दिया। जब भी पाकिस्तानी ज्यादा ब्रदरली करते हैं, आप समझ लो कि इनका नजर, इनकी जो पूरी नजर है, पैनी नजर जो इनकी है, आपके बटुए पर है। ठीक है, ये देखिए साहब। ऑन इट्स पार्ट, पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑल सिंसियर एफर्ट्स एम्ड एट प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द रीजन। तो ये बोल दिया है कि पाकिस्तानी पीएम कंडेम्स होती अटैक। आपके कंडेमनेशन की क्या वैल्यू है? शहबाज शरीफ के कंडेमनेशन की या पाकिस्तान के कंडेमनेशन की क्या वैल्यू है? इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि साहब, अकॉर्डिंग टू अस 10 में से शहबाज शरीफ के कंडेमनेशन की, जो शहबाज शरीफ ने निंदा करी है, उसकी निंदा की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए साहब, यह मैं आर्टिकल लाया हूं 2015 का। 2015 में भी सऊदी अरब ने, यहां पे लिखा है ना, दिस आर्टिकल इज मोर देन 11 ईयर्स ओल्ड। ये हमने गार्डियन से लिया है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज मोर देन 11 ईयर्स ओल्ड। ये 2015 का आर्टिकल है। ठीक है जी, 2015 का आर्टिकल है, और जानबूझ के हमने लगाया यह बताने के लिए कि पाकिस्तान पार्लियामेंट वोट्स अगेंस्ट एंटरिंग यमन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये गए वहां पे, उस समय नवाज शरीफ था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो सऊदी अरब ने बोला कि यार, हमने तो तुम्हें इतने पैसे दिए, अब हमें जरूरत है, आओ। तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि नहीं, पाकिस्तान ने बोल दिया हम नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट का बहाना लिया। जब इनको काम करवाना होता है, ठीक है, उसी पार्लियामेंट को ये डोरमैट बनाते हैं। जब इनको काम करना होता है, जैसे अभी अगर इनको काम करना है, अगर इनको चापलूसी करनी है, इनको अमेरिकन की का जो भी हुक्म है उसको बजाना है, तो पार्लियामेंट गया भाड़ में।
ये फिर पार्लियामेंट में नहीं। आप देख लीजिए ना, ये जो रेयर अर्थ लेकर गए थे, आप फोटोग्राफ देखिए, वहां पे खड़ा हुआ है इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, वो गया ऐसे रेयर अर्थ। ये पार्लियामेंट से पूछ के इसने ऑफर करा, ये पार्लियामेंट से पूछ के किया। ये जब शुरू में पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम अमेरिका और ईरान को करीब लेकर आएंगे और इस्लामाबाद टॉक्स, उनके पार्लियामेंट के थ्रू हुआ ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। जब इनको बहाना चाहिए होता है नहीं काम करने का, ये अपनी पार्लियामेंट पर डाल देते हैं, और जब काम करना होता है पार्लियामेंट को बोलते हैं बेटा आज छुट्टी, आज पार्लियामेंट बंद है, हम लोग खुद कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, कल बता देंगे हमने क्या किया। दिस इज पाकिस्तान नेचर, और मैं प्रूव करने के लिए आपको ये 2015 का ये आर्टिकल द गार्डियन का दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिए, सऊदी अरेबिया प्राइज्ड ally and generous donor to Pakistan had called on Islamabad to provide warships, aircraft and even ground troops. Last month, Riyadh embarrassed Pakistan's government by claiming it had already expressed desire to participate in the operation. MP shot the plan down on Friday, however, passing a resolution saying that Pakistan should maintain neutrality in the Yemen conflict. ये देखिए, ये पाकिस्तान के मामले में कितना बड़ा झूठ है दोस्तों। यार एक बात बताओ, भिखारी कभी न्यूट्रल होता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? आप शाम का खाना नहीं खा सकते बिना सऊदी अरब चाइना के, फिर आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं जहां पे उनकी बात हो? यार एक आई मीन देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी। दीज गाइज डोंट नो लॉयल्टी। ये सिर्फ सऊदी से पैसे लेते हैं, दिन रात पैसे लेते हैं, और जब मौका आता है ये कहते हैं कि पार्लियामेंट वालों ने तो मना कर दिया। अब सऊदी वैसे ही कंफ्यूज होगा, सऊदी में पार्लियामेंट तो है नहीं, जैसे कि पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बट पाकिस्तान ने ऐसा एक फसाड बना रखा है वहां पे कि कम से कम जो मुस्लिम देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है उनको तो चूरन खिला ही सकते हैं कि भाई हमारे यहां देखो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट ने मना कर दिया। ठीक है जी, पार्लियामेंट ने मना कर दिया। ये देखिए, जब कारगिल के अंदर पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ करी थी, बाद में इनको जूते पड़े थे, इन्होंने पार्लियामेंट से ओके करवाई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने पार्लियामेंट से ओके करवाई थी? मैं वही कह रहा हूं, जब इनको सूट करता है तो पार्लियामेंट बीच में ले आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों दो आर्टिकल हैं, एक मनी कंट्रोल से है और एक रॉयटर्स से है। ठीक है, चाइना रिफ्यूजेस टू वेव ऑफ PKR 170 बिलियन बर्डन, पाकिस्तान नाउ हंट्स फॉर 10 बिलियन सऊदी लाइफलाइन। समझ गए जी आप? ये केस हम आपको बता चुके हैं। बेसिकली इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान की सरकार ने कुछ चाइनीज कंपनियों से डील करा। उन्होंने बोला ठीक है साहब, हम पावर प्लांट्स बना देंगे, आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, हम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और हम बेचेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाकी अपने शहरियों को बेचेगी। बोला डन, हो गया डन, डील साइन हो गई। चाइनीज आए, खटखट अपनी फैक्ट्री लगाई, सब कुछ करा और बिजली बनाना शुरू। पाकिस्तान ने बोला ठीक है आने दो। जब पैसे देने की बारी आई तो जैसे पार्लियामेंट बीच में ले आए थे ना, फिर से इनकी सो कॉल्ड पार्लियामेंट एक्टिव हो, पैसे तो है नहीं। ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, पार्लियामेंट का ऐसा कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इनके पास बहाने होते हैं पैसा ना देने के। काम ये चाहिए मुफ्त में पैसा पाकिस्तानियों को, इनको मुफ्त में चाहिए पैसा, हराम का चाहिए, काम नहीं करना कुछ। इफ यू आस्क, आप किसी पाकिस्तानी से काम करने को बता दें कि भाई आपको पैसे दिए थे काम कर दो, ठीक है, उसका मुंह ऐसे हो जाता है कि पता नहीं कोई कड़वी चीज खा ली। अब ये देखिए साहब, इनको 10 बिलियन चाहिए सऊदी से, ये क्लियर है? 10 अरब चाहिए सऊदी से, क्योंकि ये 10 अरब सऊदी से लेंगे और ये 10 अरब चाइना को दे देंगे। ये वाला पैसा 170 अरब PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीस, राइट? पाकिस्तान इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू क्लियर PKR 423 बिलियन, ठीक है जी, in unpaid dues owed to 18 power plants established under the China-Pakistan Economic Corridor. The outstanding payments accumulated during the 25-26 financial year are also understood to be inconsistent with commitments Pakistan made under the 2015 CPEC Energy Framework Agreement. तो टोटल जो पाकिस्तान की देनदारी है भैया, टोटल अभी तो इसका झटका लगा है 170 अरब का, राइट? एक्चुअली पाकिस्तान की देनदारी जो है वो बनती है 423 बिलियन। तो आप ये मान के चलिए कि करीब 20 से लेकर 25 अरब डॉलर की देनदारी है सिर्फ बिजली की। ये भाई लोग हल्का लोन नहीं लेते, ठीक है, कि बैंक चले गए पर्सनल लोन, नहीं, ये ले रहे हैं 20 से 25 अरब डॉलर का सिर्फ भाइयों को बिजली का पैसा चुकता करना है। ठीक है, मना कर दिया इन्होंने। तो चाइनीज से बोला अगले साल आना, पैसे नहीं है, फिर अगले साल आना, पैसे नहीं है, फिर अगले साल आना, पैसे नहीं है। अब उन्होंने बोला कि नथिंग डूइंग, हमें अब भी चाहिए। और
मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर वही गालियां चाइना को दें जो ये यूएई को दे रहे थे। इन्होंने यूएई से पैसे मांगे, $3.5 अरब 2018 में, 19 में दे देंगे, 20 में दे देंगे, 26 में यूएई लॉस्ट इट्स कूल। दे सेड कि अभी लाओ पैसे। पता होगा आपको यूएई वाला मामला। फिर ये सऊदी अरब के पास मांगा, भीख मांग के 3 अरब लाए, फिर किसी तरीके से मिला मुलू के यूएई के पैसे दिए। फिर उन्होंने खूब गालियां दी कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द हैं वो भी यूएई सपोर्ट कर रहा है और यूएई बहुत गंदा है और बहुत परेशान कर रहा है यूएई। ठीक है, कर रहा है परेशान। यूएई ने मांगे कितने आपसे? 3.5। उससे 3 गुना ज्यादा चाइना ने मांग लिया। अब जाओ टीवी पे चाइना को गाली दो पाकिस्तानियों, अगर तुम में हिम्मत है। यह मेरा खुला चैलेंज है। वही काम तो चाइना कर रहा है। चाइना कह रहा है कि नहीं यार अब नहीं, अब जाओ चाइना को गालियां दो, चाइना को गालियां दो। Pakistan is already struggling to clear PKR 423 billion in unpaid dues owed to 18 power plants. The outstanding payments accumulated during the 25-26। तो ये हमने आपको बता दिया है। यहां पे पाकिस्तान ने, अब ये क्यों है, मैं बिजली का क्यों बता रहा हूं आपको। ये जो चाइना को पैसे दे रहे हैं, ये सऊदी से चाहते हैं कि फंडिंग, चाहते बहुत कुछ हैं ये लोग। पाकिस्तान के चाहने में अगर आपको कोई कमी नजर आई हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब पाकिस्तान के चाहने में हमें कुछ कमी, चाहते पूरा है, ये काम नहीं करके देंगे, चाहने में कोई कमी नहीं है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान डिप्लॉयज जेट स्क्वाड्रन थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया। अब इन्होंने 8,000 वहां पे बंदे अपने डाल दिए। ठीक है, 8,000। ये लड़ाई शुरू होने के बाद की बात है, 28 फरवरी के बाद की बात है। ये 8,000 ट्रूप्स डाल दिए। ये JF-17 का एक स्क्वाड्रन डाल दिया, चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम डाल दिया, 2 स्क्वाड्रन इन्होंने ड्रोन के डाल दिए। ठीक है, और डिफेंस पैक्ट रिपोर्टेडली अलाउज फॉर अप टू 80,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो 8,000 डाल दिए और बोला साहब हम 80,000 तक डाल देंगे। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक नई कहानी बताई जा रही है कि हमने एक्चुअली जो सऊदी अरब से बात करी थी, जबकि आप जानते हैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट मैं चाहता हूं आप लोग एक बार सुने। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई किसी जो है वो मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन मुल्क जो है वो अग्रेसर होगा तो हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। ना सऊदी अरेबिया ने उसका कोई नाम लिया है, ना हमने कोई नाम लिया है। तो इट इज़ जस्ट एक अम्ब्रेला है जो प्रोवाइड किया गया है दोनों अतराफ से कि किसी के साथ भी एग्रेशन हो, किसी साइड से भी एग्रेशन हो, वो जॉइंटली उस चीज को जो है डिफेंड किया जाएगा, उस एग्रेशन का जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब पे हमला मतलब पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी अरब पे हमला। ये पाकिस्तान का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल बयान है ख्वाजा आसिफ का। करेक्ट। अब यहां पे ये 8,000 ट्रूप्स जो कि 80,000 हो सकते हैं, इन सारी की सारी बातचीत के पीछे अब एक पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नया चूरन बिक रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कि यार हमने जो बात करी थी ना सऊदी अरब से, हमने सऊदी अरब को यह बोला था कि ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। हमने ये थोड़ा ना बोला था कि किसी मुस्लिम मुल्क से हम लड़ जाएंगे, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के। इंटरनल सिक्योरिटी कौन इन बेवकूफों को यह समझाए कि यार तुम झूठ तो ढंग से बोल लिया करो, झूठ तो ढंग से बोल लिया करो, एटलीस्ट लाई प्रॉपरली। आप झूठ बोलो, आपका मन है दबा के झूठ बोलो, ढंग से तो बोल लो। ये देखो साहब, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 16 फाइटर जेट। क्या सिविल वॉर हो रहा है सऊदी अरब में? सिविल वॉर हो रहा है कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फाइटर जेट चाहिए, एक स्क्वाड्रन। अच्छा, आपने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 चाइना का वहां पे डिप्लॉय कर दिया। HQ-9 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 किसके लिए है? अगर कोई मिसाइल मारता है, सऊदी अरब के अंदर ही सऊदी अरब मिसाइल मार रहा है। स्क्वाड्रन्स ऑफ ड्रोन, ये जो ड्रोन है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों वही चीज है, ये उतना ही बड़ा फ्रॉड है जितने पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ्रॉड है। यानी कि जब 2015 में सऊदी अरब ने इनसे मदद मांगी कि यार तुम रोज आ जाते हो भीख मांगने, हमसे रोज पैसा मांगने के लिए आ जाते हो, आज हम फंसे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। इन्होंने बोला नहीं साहब, हम तो आलम इस्लाम में कुछ इन्होंने बोला अपनी भाषा में, चूरन खिलाया सऊदी अरब को और बोला कि साहब ये हमारी पार्लियामेंट है। हमारी पार्लियामेंट तो मान ही नहीं रही, हमारी पार्लियामेंट तो मान ही नहीं रही। इन्होंने साफ बोल दिया। अभी सऊदी अरब इनको पैसा मना कर दे, मैं आपको बता रहा हूं, इनको पैसा मना कर दे और बोले कि जो तुम्हें दे रखा है वापस करो, आसिम मुनीर खुद गधे पे चढ़ के अटैक कर देगा प्लास्टिक की तलवार लेके। मैं आपको बता रहा हूं ये कर देंगे। और मैंने आपको इंटरनेशनल मीडिया
की रिपोर्ट्स दिखाई हैं एज प्रूफ कि इन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी इन द पास्ट पैसों के लिए। आज की तारीख में इनकी पार्लियामेंट देखिए, आप तो आसिम मुनीर है। अब अगर सऊदी अरब इनसे बोल देता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें 10 अरब नहीं दे सकते, और जो बाकी तुम्हारे पास 10 रखे हैं, 8 रखे हैं, जरा वो वापस देना, और 72 घंटे के अंदर वापस देना। मैं आपको बताऊं, पहले ये लोग क्या करेंगे, चाइना भागेंगे। अब जब चाइना को पैसा देना है तो सऊदी भागेंगे, सऊदी को पैसा देना है तो चाइना के पास जाएंगे, फिर IMF के पास पहुंच जाएंगे। जिसलिए इन्होंने पैसे पकड़े हैं। ये जो ट्रूप्स हैं 8,000, और ये आपको लगता है फ्री में डाले हैं? एक एक सिपाही का पैसा ले रहे हैं ये पाकिस्तानी, और मोटी बिलिंग कर रहे हैं सऊदी अरब को। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल आपने पैसे लिए हैं तो वो काम करो, वो काम नहीं कर रहे लोग। एंड दैट इन नटशेल इज पाकिस्तान कैरेक्टर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।